Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिवानी गोस्वामी बोल रही हूँ। मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे फैमिली लॉ पढ़ाती हूँ। यहाँ पे मुझे 10 लेक्चर्स के हिंदू लॉ के लिए कहा गया था। आज मेरा 10वां लेक्चर है और ये जो लेक्चर है इससे पहले कि मैं ये 10वां जो इमर्जिंग ट्रेंड्स पे यानी उभरते जो मुद्दे हैं और चुनौतियाँ जो हम कहेंगे फैमिली लॉ में हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। मैंने अपने 9 लेक्चर्स में ज़्यादातर जो हम हिंदू लॉ में पढ़ते हैं सब कुछ बता दिया है। मैंने उसमें हिंदू मैरिज एक्ट डिस्कस किया है, मैंने उसमें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डिस्कस किया है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट डिस्कस किया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट डिस्कस किया है और पार्टीशन के बारे में बताया है, जॉइंट हिंदू फैमिली, मिताक्षरा, दया भागा, इन सब के बारे में मैंने शॉर्ट में, क्योंकि समय कम होता है इन लेक्चर्स के लिए, शॉर्ट में बहुत ही आसान भाषा में अपने लेक्चर्स दिए हैं। इससे पहले कि आज मैं इमर्जिंग ट्रेंड्स फैमिली लॉ में क्या क्या हैं वो शुरू करूं, एक बार जस्ट जल्दी से रिकैप करूंगी कि हम लोगों ने 9th लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। 9th लेक्चर बेसिकली मेरा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को लेके था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो हमारा एक्ट है, जब हमारी प्रॉपर्टी होती है और बंदा जब मर जाता है और उसने विल नहीं बनाई होती तो क्वेश्चन आता है कि अब उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व हो। हमने उसमें 2 भागों में प्रॉपर्टी को डिवाइड किया था। एक हमने मेल की प्रॉपर्टी ली थी, तो उसमें क्या सेट ऑफ हेयर्स होंगे जो प्रॉपर्टी लेंगे जब वो मरेगा, और एक फीमेल की प्रॉपर्टी का लेके किया था और कुछ डिसक्वालिफिकेशंस मैंने उसमें बताई थी। मैंने बताया था कि जब बंदे की अपनी प्रॉपर्टी है वो इंटरस्टेट मरता है, यानी विल बनाए बिना, वसीयत बनाए बिना वो मर जाता है, तो क्वेश्चन आता है कि अब उसकी वो प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। इसके लिए जहाँ तक मेल, अगर वो प्रॉपर्टी किसी मेल की है तो उसमें जो सेट ऑफ हेयर्स हैं, सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी देते हैं क्लास 1 हेयर्स को देते हैं। क्लास 1 हेयर्स में अगर कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी क्लास 2 हेयर्स में जाती है। अगर क्लास 2 हेयर्स में भी कोई नहीं है तो वो प्रॉपर्टी एग्नेट्स के पास जाती है, और एग्नेट्स भी नहीं है तो प्रॉपर्टी कॉग्नेट्स के पास जाती है। क्लास 1 हेयर्स में अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले 12 हेयर्स होते थे। ये आपके नियरेस्ट, आपके मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है और वो बंदा मर गया है विदाउट मेकिंग अ विल, ये सारे उसके नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं, और ये पहले 12 होते थे। 2005 के बाद इनकी संख्या बढ़ा के 12 से 16 कर दी गई है। इसमें फादर ही एक ऐसा नियरेस्ट रिलेटिव है जिसको क्लास 1 हेयर में जगह ना मिलकर वो पहली कैटेगरी क्लास 2 हेयर्स में आता है। मैंने अभी बताया कि अगर क्लास 1 इन 16 हेयर्स में से अब अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, एक भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी जाती है क्लास 2 हेयर्स के पास। क्लास 2 में 9 कैटेगरीज हैं, और जो पहली कैटेगरीज होती हैं वो अगली जो बाद की कैटेगरीज होती हैं उनको एक्सक्लूड करती हैं। तभी हम इनको यहाँ पे जो क्लास 2 हेयर्स हैं उनको प्रेफरेंशियल हेयर्स भी बुलाते हैं। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस उनको दी जाती है जो पहले कैटेगरी के बंदे हैं। तो अगर पहली कैटेगरी का बंदा है और 5वीं का है, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो पहली वाला सारी प्रॉपर्टी ले जाएगा और 5वीं कैटेगरी को कुछ भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर 3री कैटेगरी का बंदा है और 4थी कैटेगरी का बंदा है तो 3री वाली ले जाएगा और 4थी वाले को कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस हम पहले कैटेगरी को देते हैं। ये कैटेगरीज मेंशन्ड है कि 9 कैटेगरीज में कौन कौन से आपके रिलेटिव्स हैं। इसमें कैटेगरी 1 में फादर ही एक ऐसा नियरेस्ट रिलेटिव है जिसकी पोजीशन क्लास 1 हेयर में उनको जगह नहीं मिली, वो कैटेगरी 1 क्लास 2 हेयर्स में आते हैं। क्लास 1 हेयर्स को साइमल्टेनियस हेयर्स कहते हैं। साइमल्टेनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब भी प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है
क्लास 1 एयर्स के बंदों में। तो अगर क्लास 1 का भी प्रेजेंट है और क्लास 2 एयर्स भी प्रेजेंट है तो सारी प्रॉपर्टी क्लास 1 एयर ले जाएगा और क्लास 2 एयर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर मेल की प्रॉपर्टी है तो उसके एयर्स आते हैं सबसे पहले क्लास 1 एयर्स जो कि 16 एयर्स है, उसके बाद क्लास 2 एयर्स, 9 कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। पहली कैटेगरी अर्लियर कैटेगरी रादर लेटर कैटेगरी को एक्सक्लूड करती है। अगर ये भी नहीं है तो एग्नेट्स आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं। एग्नेट्स होते हैं कि आपके अगर इन बिटवीन द लाइन कौन सी है ये, कि एक तो हो गया प्रोपोजिटर्स मतलब जिसके प्रॉपर्टी है जिससे आपने प्रॉपर्टी लेना है, एक हो गए क्लेमेंट्स। अगर जिसकी प्रॉपर्टी है और जो जिसने प्रॉपर्टी को लेना है उनके बीच में लाइन में अगर सारे मेल्स हैं तो यानी वो एग्नेट है, वो बंदा क्लेमेंट जो है एग्नेट है। क्लेमेंट का जो सेक्स है वो इमटेरियल है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट इन बिटवीन द लाइन जो क्लेमेंट के और जो जिसकी प्रॉपर्टी है जिससे प्रॉपर्टी लेनी है अगर सारे मेल्स हैं तो वो एग्नेट है। अगर एग्नेट्स नहीं है तो प्रॉपर्टी कॉग्नेट्स के पास जाती है। कॉग्नेट्स में अगर इन बिटवीन द लाइन में फीमेल अगर कोई इंटरवीन कर जाती है तो सेक्स ऑफ क्लेमेंट इज इमटेरियल, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इन बिटवीन द लाइन बीच में जिससे आपने प्रॉपर्टी लेनी है और यानी प्रपोजिटर्स और जिसने लेनी है इसमें बीच में फीमेल इंटरवीन कर जाती है तो वो कॉग्नेट हो जाते हैं। तो एग्नेट्स के बाद अगर एग्नेट्स नहीं है तो कॉग्नेट्स के पास जाती है प्रॉपर्टी। अगर कॉग्नेट्स भी नहीं है किसी बंदे के तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले जाती है और इस प्रोसेस को एस्चीट बोलते हैं, ESCHEAT, एस्चीट। यानी उस बंदे के रिलेटिव्स नहीं है तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी और इसको एस्चीट कहते हैं। ये तो वो हुए जहाँ पे प्रॉपर्टी मेल की है और वो मर गया है विदाउट मेकिंग अ विल, जिसको हम इंटेस्टेड बोलते हैं। और इन एयर्स में, इन सेट ऑफ एयर्स में यानी क्लास 1 एयर वो नहीं है तो क्लास 2 एयर्स, क्लास 2 एयर्स नहीं है तो एग्नेट्स, एग्नेट्स नहीं है तो कॉग्नेट्स, वो भी नहीं है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले लेगी, उसको एस्चीट कहते हैं। जैसे मेल के सेट ऑफ एयर्स हैं ऐसे ही अगर प्रॉपर्टी फीमेल की है, हालांकि डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स हैं, मेल के जो सेट ऑफ एयर्स हैं वो डिफरेंट है, फीमेल के सेट ऑफ एयर्स डिफरेंट हैं। हालांकि ये कई बार इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया है, कंडेम भी किया गया है कि अगर मेल प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है तो आपने डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स बनाए हुए हैं, और फीमेल अगर प्रॉपर्टी छोड़ के जाती है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, वो विल नहीं बनाई उसने, वो प्रॉपर्टी छोड़ गई है, तो उसको आप कैसे लेंगे, उसके डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स हैं। ये डिफरेंस है। तो ये इसमें बोला जाता है कि बाइगॉट्री है, डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। जब हम फीमेल की प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि किस सोर्स से उसने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। यानी एक तो हुआ कि क्या उसने इन लॉज से एक्वायर किया है, इन लॉज से नहीं किया तो क्या उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, वो भी नहीं है। तो क्या अगर ये जो प्रॉपर्टी का सोर्स है गिफ्टेड प्रॉपर्टी या कोई अदर सोर्स है का मतलब यानी ना तो उसने पेरेंट्स से इनहेरिट किया ना उसने इन लॉज से इनहेरिट किया, तो वो थर्ड कैटेगरी में आती है। तो उसमें हमें इन हर कैटेगरी में डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स हैं, इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी थर्ड कैटेगरी बोला कि अगर अदर सोर्सेज से, फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी फीमेल को गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, उस वहाँ से प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसके सेट ऑफ एयर्स हम इसमें एंट्री A, B, C, D, E करते हैं। अगर एंट्री A के बंदे प्रेजेंट हैं तो वो ले लेते हैं, एंट्री A नहीं है तो एंट्री B के पास जाती है, एंट्री B भी नहीं है तो एंट्री C के पास जाती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एंट्री A में उसके जो एयर्स हैं वो हैं सन, डॉटर, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, एंड हस्बैंड, हस्बैंड भी है। तो यानी अदर सोर्सेज से अगर प्रॉपर्टी वो एक्वायर करती है तो एंट्री A में ये इसके एयर्स हैं, और सबसे पहले प्रॉपर्टी पे हक इन लोगों का होगा, इन लोगों को शेयर मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो एयर्स ऑफ द हस्बैंड के पास जाती है एंट्री B। एयर्स ऑफ द हस्बैंड यानी उस लेडी के जो मरी है विदाउट मेकिंग अ विल, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उसके स्टेप चिल्ड्रन उस प्रॉपर्टी को लेंगे, वो एयर्स ऑफ द हस्बैंड है।
अगर वो भी नहीं है तो एंट्री सी के पास जाएगी। एंट्री सी में इस प्रोपोजिटा के पेरेंट्स हैं यानी मदर एंड फादर, वो भी नहीं है तो एंट्री डी एयर्स ऑफ द फादर के पास जाएगी, वो भी नहीं है तो एंट्री ई में आएगी, दैट इज एयर्स ऑफ द मदर। तो ये डिफरेंट सेट ऑफ एयर्स हैं। इनके अगर वो ना तो अपने इन लॉज से इनहेरिट कर रही है ना अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रही है तो प्रॉपर्टी इस हिसाब से जाएगी। ये मैंने आपको डिफरेंट एंट्रीज बताई हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है तो एयर्स पहले कौन प्रॉपर्टी को लेगा? इसमें सन, डॉटर, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर। हस्बैंड इसमें नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो यानी अगर कोई विमेन अब प्रॉपर्टी जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रही है तो हस्बैंड उसमें एयर नहीं है, हस्बैंड को दामाद का उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। अगर ये एयर्स नहीं है तो नेक्स्ट उस पर जाएगा, उसमें है एयर्स ऑफ द फादर। बट यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि फ्लॉ है कि फादर एंड एयर्स ऑफ द फॉर एग्जाम्पल अगर मदर से इनहेरिट किया है उसने तो फादर भी जिंदा है, मतलब फादर को ना देके आप अगर वो बंदे नहीं प्रेजेंट जो पहली वाली कैटेगरी में मैंने आपको बताया है तो आप एयर्स को दोगे, मतलब फादर तो है नहीं, एयर्स ऑफ द फादर को दोगे। तो यानी ये थोड़ा सा फ्लॉ है जो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। सिमिलरली जब अगर आप प्रॉपर्टी जो इनहेरिट करते हो, जो मैंने आपको थर्ड बताया था कि अगर आप अपने इन लॉज से इनहेरिट करते हो, इन लॉज से यानी विमेन जो है, डॉटर इन लॉ जो है विडोड डॉटर इन लॉ है, क्योंकि अगर हस्बैंड जिंदा है तो इनहेरिट नहीं कर सकती। विडोड डॉटर इन लॉ है तो इसमें कैटेगरीज हैं, पहले सन, डॉटर, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन, सन एंड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, वो नहीं है तो एयर्स ऑफ द हस्बैंड। तो ये डिफरेंट सेट ऑफ इसके एयर्स होते हैं। तो वुमेन की जो प्रॉपर्टी है वो हम 3 सोर्सेज में डिवाइड करते हैं और प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली जाती है। इसके अलावा कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस मैंने आप बताई थी कि अगर मर्डर होता है, अगर प्रॉपर्टी पे तब हक है अगर वो इन फर्दरेंस ऑफ सक्सेशन हो, या मैंने ये भी बताया था कन्वर्जन का, जो इमीडिएट कन्वर्ट है उसको प्रॉपर्टी मिलती है बट उसके डिसेंडेंट्स को कन्वर्जन के बाद प्रॉपर्टी नहीं मिलती, पर अगर उसके डिसेंडेंट कन्वर्जन से पहले पैदा हुए हैं उनको प्रॉपर्टी मिलती है। देन पॉस्टमस चाइल्ड का पूरा इक्वल राइट है प्रॉपर्टी लेने का, और अगर साइमल्टेनियस डेथ है तो हम हमेशा मानते हैं कि द यंगर वन सर्वाइव्स द लेटर वन। यंगर इन रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं नॉट बाय एज, एज के थ्रू हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको बहुत क्योंकि 1 आवर का ही टाइम होता है हमारे पास, तो मैंने ये कुछ ब्रीफ में एब्रिज करके आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट बताया था 1956, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। ज़्यादातर एग्जाम्स में ये एक्ट हमेशा पूछा जाता है, तो दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट एक्ट। हमारे इनके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जो इमर्जिंग हैं, इमर्जिंग इन द सेंस जो हम अगर ट्रेडिशनल उसमें देखें, हम फैमिली लॉ में वैसे नहीं पढ़ते हैं, बट क्योंकि इमर्ज हो रही हैं तो हम इसको फैमिली लॉ का पार्ट मानते हैं। तो उसमें पहला जो मैं लूँगी डोमेस्टिक वायलेंस का लूँगी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा बहुत ही ज़्यादा आजकल हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, कितने हमारे केसेस हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही ज़्यादा हमको देखने और सुनने को मिलता है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है, हालांकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती, बट हालांकि जो हमारा एक्ट भी पास हुआ था 2005 का वो टोटली विमेन फ्रेंडली है। हस्बैंड को या मेन को उसने सारे रॉब्ड ऑफ कर दिया पावर्स से, और अगर ये एक्ट हम लोग देखते हैं तो टोटली विमेन फ्रेंडली है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि मिसयूज़ उसका ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक घरेलू हिंसा की बात है, मतलब घर के अंदर जो भी हिंसा होती है, वायलेंस हिंसा जो हम बोलते हैं, कई तरह का हो सकता है। जो एक्ट में मेंशन है वो 5 तरह का मेंशन है। यूजुअली हम लोग फिजिकल वायलेंस और मेंटल वायलेंस पढ़ते हैं, बट यहाँ पे
हम लोग 5 तरह के वायलेंस हैं। फिजिकल तो है ही है, यानी जब आपको मारपीट होती है, आपकी बॉडी में ब्रूसेस हैं, इंजरी है, आपको मारा पीटा गया है, तो दैट इज़ फिजिकल वायलेंस। इसके अलावा कई बार फिजिकल वायलेंस नहीं होता, बट आपको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो वो मेंटल वायलेंस है। इमोशनल और वर्बल, इमोशनल वायलेंस भी एब्यूज़, हम लोग इमोशनल एब्यूज़ मानते हैं कि अगर आपको इमोशनली आपको टॉर्चर किया गया हो, आपको मतलब आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसी में मतलब आपका नियर एंड डियर वंस हैं, अगर उसको लेके टॉन्ट कसा गया या उसके बारे में गंदी बात करी गई या बोला गया, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। दैट इज़ इमोशनल वायलेंस। वर्बल जो आप जो भी बोलते हैं, दैट इज़ वर्बल। देन सेक्सुअल वायलेंस भी इंक्लूड किया गया है, अब्यूज इंक्लूड किया गया है कि एनीथिंग विच इज सेक्सुअल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, किसी वुमेन को फोर्स किया गया पोर्नोग्राफी देखने के लिए, या उसको कुछ ऐसे कमिट करने के लिए उसको बोला गया, दैट इज सेक्सुअल वायलेंस। घरेलू हिंसा जो कि बहुत ही प्रचलित मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं, आए दिन हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले जो कारण हम लोग देखते हैं कि ये हमारी जो सोसाइटी है, ये पुरुष प्रधान सोसाइटी है, यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। हमें शुरू से ही बताया गया है कि मेल्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम लोगों को जब हम वर्ड ही बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट मायने रखा जाता है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि विमेन कैन नेवर बी लेफ्ट अलोन। मतलब जब वो अनमैरिड हैं तो उसके फादर इज देयर, जो कि ही इज देयर, जो सपोर्ट करते हैं, जो देखते हैं, जो मॉनिटर करते हैं। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका पति होता है, पति अगेन ही, यानी उसका कंट्रोल हो जाता है। और जब वो विडो हो जाती है तो बेटा। तो ये माना जाता है कि विमेन कभी भी अलोन नहीं है, कि मतलब मेन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये जो चीज़ है ये हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। हमारे दिमाग में इतना डाल दिया जाता है कि लगने लग जाता है कि मेन के बिना वी आर इनकम्प्लीट, मतलब मेन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये हमें हमारे दिमाग में इनवाइब मतलब इतना ज़्यादा एम्बेड कर दिया जाता है कि हमें शुरू से ये माना जाता है कि हमें लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की वजह से ये पहला रीज़न है जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। क्योंकि अगर विमेन को ये सिखाया जा रहा है कि मेन बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में, तो मेन को भी ये सिखाया जा रहा है कि यू आर देयर टू कंट्रोल वुमेन। आप यहाँ पे हो क्योंकि आपको कंट्रोल करना है। आपके, ये हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो आपको दबना नहीं है। आप हो, आपको बोलना है, आपको करना है, आपको सारा कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें, क्योंकि तो ये पहला कॉजल फैक्टर है जो डोमेस्टिक वायलेंस करने में जो सहायक होता है, मतलब इसकी वजह से कॉजल फैक्टर है। दूसरा मैं बोलूँगी स्ट्रेस। आजकल हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, चाहे वो पर्सनल हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, किसी भी तरह की हैं। मतलब कई बार ऑफिस में हो सकती है टेंशन, कई बार किसी तो स्ट्रेस की वजह से अगर घर में ज़रा सी भी कोई बात हो तो बंदा लैश आउट करता है, हमेशा हिंसा पे आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिमाग से परेशान होता है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो घरेलू हिंसा के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कॉजल फैक्टर है कि क्यों इतना घरेलू हिंसा हो रही है। कई बार ये देखा जाता है जो कॉजल फैक्टर्स में है कि विमेन जो है बहुत अचीवर है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की वाइफ है वो बहुत अच्छा कमा रही है और मेन जो है वो इतना अच्छा नहीं कमा रहा, तो मेन अंडर अचीवर है, वुमेन अचीवर है, तो कई बार बंदे में, हस्बैंड में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और ये और तो कुछ बंदा कर नहीं सकता, तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही वो मारता है, या कोई घरेलू हिंसा किसी भी तरह का, मैंने भी 5 तरह की आपको बताई हैं, तो ये घरेलू हिंसा होती है। क्योंकि एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे विमेन को दबाया जाता है, तो घरेलू हिंसा इस पे होती है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जब विमेन टोटली डिपेंडेंट होती है। अगर हम इसका दूसरा देखें, एक तो हुआ इंडिपेंडेंट है,
तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया हस्बैंड में। एक है जब हस्बैंड को पता है कि ये टोटली मेरे पे डिपेंडेंट है, ये कहीं नहीं जा सकती, तो भी ये घरेलू हिंसा का कारण बनता है। तो इसकी वजह से भी कितने केसेस आते हैं जहाँ पे मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये एक अनदर कॉजल फैक्टर है। कुछ जगह पे ये देखा गया है, रिसर्च भी हुई है, इंग्लैंड में भी हुई है, कि कुछ जहाँ पर बच्चों ने अपने पिता को, माता को मारते हुए देखा है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है। तो या तो वो बड़े होके बिल्कुल अपने पिता की तरह बनते हैं, या उल्टा बनते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल अलूफ, डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो जिन्होंने घर में हिंसा देखी है, जिन बच्चों ने, उनका रिसर्च हुई है, वही माना गया है कि वो बड़े होके बिल्कुल अपने पिता की तरह भी बन सकते हैं, या उसका उल्टा भी हो सकते हैं। इसके अलावा डाउरी बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे हम देखते हैं घरेलू हिंसा होती है। दहेज के लिए हमारे इतना एक्ट आया, सब कुछ आया, हम बोलते रहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, ऑफेंस है, और पनिशमेंट भी है, सब कुछ है। बट फिर भी हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, इवन आजकल भी देख रहे हैं कि दहेज के पीछे कितनी मार पिटाई हो रही है, कितना। तो अगर लड़की दहेज लेके नहीं आई, या कम लेके आई है, या ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, तो उस वजह से भी मारपीट होती है। तो दहेज अनदर फैक्टर है। कंपैटिबिलिटी फैक्टर, कई बार हस्बैंड वाइफ में वैसे ही नहीं बनती, या कई बार मदर इन लॉ की वजह से, सास की वजह से, तो ये भी फैक्टर है। आजकल हम देख रहे हैं ऑफ लेट कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ भी एक, जहाँ पे आपने टोका किसी बंदे को, तो वहीं पे घरेलू हिंसा होगी। तो ये एक और फैक्टर है हिंसा उत्पन्न करने का, और जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो ड्रंकननेस, पति शराबी है, शराब पी के आ रहा है, और उसको अगर टोका जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है, तो ये घरेलू हिंसा का ये भी एक कारण बनता है। तो ऐसे कितने केसेस हैं जो कॉजल फैक्टर्स बन गए हैं कि घरेलू हिंसा क्यों हो रही है। इसको रोकने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, और ये एक्ट, इसके अगर आप प्रोविजंस देखेंगे तो टोटली वन साइडेड लगता है, देखने में पूरा वन साइडेड है, क्योंकि इसका काफ़ी विरोध भी हुआ है। इसके जितने प्रावधान हैं काफ़ी बिल्कुल एंटी मैन होके, मतलब कितने लोगों ने, हस्बैंड्स ने बोला है कि 26 अक्टूबर जब ये एक्ट आया था तो इसको हम, इसकी बरसी बनाया करेंगे, और हर साल हम जंतर मंतर पे जाके इसको फाड़ेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, इसको जलाएंगे। तो ये बहुत ही, अगर ये एक्ट के प्रोविजंस देखो तो टोटली वन साइडेड है, टोटली विमेन फ्रेंडली है, टोटली विमेन कॉमरेड है, विमेन चम है, विमेन पैल है। तो इस एक्ट के, ये एक्ट इसलिए आया था ताकि ये घरेलू हिंसा कम हो। तो जब ये एक्ट आया, 2005 का ये एक्ट है, इसमें मैंने अभी बोला कि विमेन फ्रेंडली है, यानी ये महिलाओं की फेवर में है और एंटी मेन है, पुरुष के अगेंस्ट है। अगर हम ये एक्ट देखें, 5 तरह के अब्यूजेस हैं, मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, वर्बल, सेक्सुअल, ये 5 तरह के अब्यूजेस हैं। यूजुअली हम लोग 2 अब्यूजेस पढ़ते थे पहले, फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी पढ़ते थे, बट इसमें 5 तरह के अब्यूजेस मेंशन किए गए हैं। इसमें इवन जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जो मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी आपने शादी नहीं करी है और बिना शादी किए, जहाँ पे लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, उसको हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसमें लिव इन विमेन को भी प्रोटेक्शन दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन भी उठा कि क्या हम लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी हिंदू सोसाइटी, जो हमारा हिंदू समाज है, वो हम लोग मैरिज को बड़ा पायस मानते हैं,
बहुत सेक्रामेंटल, बहुत सेक्रेड, बहुत कॉन्सिक्रेटेड मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कितनी बार उठा कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की वुमेन को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या हम विवाह के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी हम उनको हम प्रमोट कर रहे हैं जो लिव इन वुमेन को भी इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है। तो हर वुमेन को इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। 5 तरह के अब्यूजेस मेंशन किए गए हैं इसमें। इसका सेक्शन 4 बोलता है, ये बताता है कि अगर किसी को लगे कि घरेलू हिंसा होने वाली है या हुई है तो कोई भी जाके इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है पुलिस स्टेशन में जाके। यानी अब ये बियॉन्ड 4 वॉल्स ऑफ द हाउस गया है, मतलब कोई बाहर वाला भी इसको जाके कंप्लेंट कर सकता है। और ये भी बताया गया है कि अगर उसने ये बोनाफाइडी उसने कंप्लेंट करी है, उसने गुड फेथ में दिया है तो वो लायबल नहीं होगा। तो यानी मतलब इसमें सिर्फ घर के ही बंदे नहीं जा सकते, इसमें बाहर के बंदे भी जाके जिनको पता हो या जिनको लगा कि हुआ है या होने वाला है, वो भी यानी पड़ोसी भी जाके ये कंप्लेंट करवा सकता है। ये सेक्शन 4 इसके बारे में बोलता है। इस एक्ट में कई चीज़ें मेंशन है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स मेंशन है, सर्विस प्रोवाइडर्स मेंशन है, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड एनजीओज हैं, देन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, कितने मेंशन है इनका। ये एक्ट बोलता है कि अपॉइंटमेंट इनका होगा, और इनका अपॉइंटमेंट इसलिए होगा ताकि जो विक्टिम है यानी जो विमेन है उसको एक्ट में इन लोगों की कई तरह की पावर्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी ये पावर है कि वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है। उसकी ये पावर है कि वो विमेन को हर जो विक्टिम है जिस पे घरेलू हिंसा हुई है हर कदम में उसका साथ देता है। मतलब कदम में साथ देने का मतलब है कि उसको बताता है कि उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं, बताता है उसके पास प्रोटेक्शन ऑर्डर का राइट है, उसके पास कस्टडी का राइट है, उसके पास मॉनेटरी रिलीफ का है, कॉम्पनसेशन का है। वो उसको कि ये एक्ट उसको सारे रेमेडीज़ बताता है, मतलब उसको बताता है कि उसके लिए क्या क्या अवेलेबल है। वो उसको ये भी बताता है कि उसके लिए फ्री लीगल एड है, फ्री लीगल एड मतलब उसको मिल सकती है। और ये भी उसमें बताया जाता है कि ये बताता है कि अगर वो कंप्लेंट करना चाहती है तो वो सेक्शन 498A IPC जो कि अब 85 सेक्शन 85 BNS का हो गया है, उसमें जाके कंप्लेंट भी उसके पास राइट है करने का। तो ये कितने राइट्स हैं जो कि विमेन को, ऑब्वियसली कोई किसी को मार पिटाई हुई है क्या है, वो इस हालत में नहीं होती कि वो बता पाए कि उसको पता चले कि मतलब उसके इस हालत में नहीं है कि वो ये देख पाए कि उसके पास क्या रेमेडीज़ है क्या है। तो ये लोग हैं जो वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए हैं। तो ये प्रावधान इसलिए हैं ताकि उसको सहायता मिल सके। ये एक्ट ये भी बताता है कि अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या एग्रीव वुमेन अगर किसी शेल्टर होम में जाके, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि उसको घर से निकाल दिया जाता है, तो रिक्वेस्ट करें इंचार्ज को कि इसको शेल्टर चाहिए, तो जो इंचार्ज है उनको वो शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि इन केसेस में इंजरीज होती हैं, तो ये बोला जाता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है या एग्रीव पर्सन अगर रिक्वेस्ट करे मेडिकल ऑफिसर को कि उसकी इंजरीज का इलाज किया जाए तो उसका इलाज करना होता है। तो यानी ये जो प्रावधान है ये बड़े लॉडेटरी हैं, बड़े वेलकमिंग हैं, क्योंकि इन कई बार ऐसे हालात होते हैं जब बंदा जिसको पीटा गया हो या जिसकी हालत घरेलू जिस पे हिंसा हुई हो वो इस कंडीशन में नहीं होता, इस हालात में नहीं होता कि उसको समझ हो कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए, उसको समझाने के लिए ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स का इसमें है ताकि वो उसकी जगह जगह पे उसकी हेल्प कर सकें। देन इसके में ये भी ये एक्ट जो है ये बताता है कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब पहले क्या होता था कि जब किसी लेडी पे घरेलू हिंसा होती थी तो उसको घर के बाहर निकाल दिया जाता था। अब उसके पास कोई ऐसा कहीं ठिकाना नहीं होता था कि वो जाके वहाँ पे रह सके।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर घरेलू हिंसा हुई है और कोर्ट में केस भी चल रहा है उस चीज़ को लेके, तो भी विमेन के पास राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड है, मतलब वो उस घर में रह सकती है और अब हस्बैंड उसको घर से निकाल नहीं सकता। और अगर वो उस घर में नहीं रहती तो हस्बैंड को कोई और उसको रेंट पे मकान लेके देना पड़ेगा और उसका किराया, जो रेंटेड हाउस है, जो किराया है, वो हस्बैंड को देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा प्रावधान इसलिए है क्योंकि पहले विमेन को कोई उनके पास ठिकाना नहीं होता था, जब वो ऐसी घरेलू हिंसा सहती रहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि कहाँ जाएं वो, अगर कल को कुछ ऐसे होता है चुपचाप वो ये सारी पीड़ा को सहती रहती थी क्योंकि उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब उनको घर से कोई नहीं निकाल सकता। सेक्शन 19 ये भी बोलता है कि अगर उसको डर है कि उसका हस्बैंड या उसके घर वाले आके उसको प्रताड़ित कर सकते हैं तो कोर्ट के पास ये इस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि वो उसके घर वालों को या घर वाले को मना करें कि वो उन प्रेमिसेस में नहीं आएगा जहाँ पे वो रिजाइड कर रही है। तो ये बहुत ही लॉडेटरी प्रोविज़न है जो कि विमेन के लिए बहुत ही सहायक है क्योंकि जब उसके पास कोई घर नहीं है या वो नहीं है तो उस घर में रहते रहते भी उसको ताकि उसके ऊपर कोई हिंसा ना हो, कोई टॉर्चर किसी भी तरह का ना हो, मेंटल या फिजिकल, ये प्रावधान दिया गया है। एक्ट ने ये वाला जो एक्ट है हम इसके जो वो है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल रखा गया है, मतलब इसको सीरियस वो माना गया है। इसमें यह भी बताया गया है काउंसलिंग का प्रोविज़न इसके अंदर है कि मैजिस्ट्रेट को अगर लगे कि काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो एक को या दोनों को कह सकता है कि आप काउंसलिंग के लिए जाइए। और ये इसमें ये टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स नेक्स्ट हियरिंग होगी, यानी ये प्रोविज़न इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा लिंगर ऑन ये केसेस ना हो, जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है और जुरिस्डिक्शन जो दी गई है या तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो या जहाँ पे रिस्पोंडेंट या पेटिशनर रहते हैं वहाँ पे इसका जुरिस्डिक्शन का वो है या बिजनेस कैरी करते हैं, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। कैमरा प्रोसीडिंग्स का भी प्रोविज़न है। फैमिली मैटर्स सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, अगर कोई नहीं चाहता तो कैमरा के अंदर ये प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन हो सकती हैं। इसके अलावा कई इसमें दिया गया है कि अगर उसको इंजरीज हुई हैं तो भी वो कॉम्पनसेशन वगैरह ले सकती है और उसको लॉस ऑफ अर्निंग्स की वजह से या मेंटल टॉर्चर की वजह से कुछ भी है तो उसके पास राइट है, कई उसको ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स और ये सब दिए गए हैं। कस्टडी ऑर्डर भी है, अगर इस शादी से बच्चे हैं तो विमेन के पास कस्टडी का वो प्रोविज़न है और विजिटिंग राइट्स हस्बैंड को दिए गए हैं, पर अगर लगे कि बच्चे सेफ नहीं है, अगर विजिटेशन राइट्स प्रोवाइड किया गया तो वो बंद भी किया जा सकता है। मैंने पहले बता दिया कि इसमें नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल रखा गया है। तो अगर हम ये प्रोविजंस देखें, एक प्रोविजन ये कहता है कि अपॉन सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर हम ये एक्ट देखें तो ये एक्ट टोटली वन साइडेड है और काफ़ी फ्लॉज इन द सेंस, अगर हम मेन की साइड से देखें तो इट इज़ टोटली मेन, एंटी मेन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है कि अगर इन 5 अब्यूज़ में से कोई भी अब्यूज़ होता है तो विमेन के पास पावर है कि वो जाके कंप्लेंट करवा सकती है और हस्बैंड लायबल होगा। बट आज के टाइम में जहाँ पे विमेन भी इतनी नेव नहीं है, इतनी विक्टिम नहीं है, कल्प्रिट भी हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने मेंटल क्रुएलिटी के केसेस में जब मैंने पीएचडी किया था तो मैंने देखा था कि कहीं पे भी मेन डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं थे, वहाँ पे विमेन डोमिनेटिंग पोजीशन में थी और उन्होंने अपने हस्बैंड की लाइफ को हेल बनाया हुआ है। तो अगर हम इसका क्रिटिसिज्म देखें कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ विमेन कमिट करती है तो मेन के पास क्या रेमेडी है। आज की सोसाइटी में विमेन इतनी भी प्रताड़ित नहीं है, वो प्रताड़ित कर भी रही है। तो अगर ऐसे कुछ होता है तो मेन के पास क्या रेमेडी है।
फिर ये एक्ट कहता है कि इमोशनल और वर्बल अब्यूज आप कैसे प्रूव करोगे। कोई भी मतलब वुमेन अगर कुछ भी कहेगी, अगर आप उसको वो मानोगे कि और कहोगे कि हाँ ये कमेंट, तो वो झूठ भी बोल सकती है और बेचारा हस्बैंड लायबल हो जाएगा। और ऑफेंस क्या बना दिया है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। हमारे पास सेक्शन 498A आईपीसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जहाँ पे देखा गया था कि कैसे पहले वुमेन जब ये था, अब तो जजमेंट के बाद आ गया कि आप इमीडिएटली अरेस्ट, मैकेनिकली अरेस्ट नहीं कर सकते आप रिलेटिव्स को, बट पहले कैसे वुमेन सारे अपने ससुराल वालों को, पूरों को, सबको रोप इन करती थी, जेल के अंदर बंद करवा देती थी और नॉन अवेलेबल था। कितने में ऐसे था कि बूढ़े माँ बाप भी जेल के अंदर चले गए जस्ट एक वुमेन की कंप्लेंट के ऊपर। तो हमारे पास वो परफेक्ट एग्जाम्पल था। थैंक्स टू अनिश कुमार जजमेंट कि अब ये है कि नहीं आप ऐसे इमीडिएटली कर सकते, और कुछ उसमें दिए गए हैं गाइडलाइंस जो फॉलो करनी पड़ती हैं। बट पहले क्या था, तो अगर उसका वो एग्जाम्पल होते हुए भी फिर आपने इसको नॉन बेलेबल बना दिया, कॉग्निजेबल बना दिया, तो मिसयूज जो पहले होता था अब इसमें भी होगा। अब ठीक है वो 498A सेक्शन 85 BNS में आ गया है, बट प्रोविजंस तो सेम ही है। तो अगर आप ऐसे करोगे, उसको नॉन बेलेबल बना दोगे, तो जिससे इसको मिसयूज करना होगा वो आराम से इसको मिसयूज कर पाएगा। देन आपने ये बोला हुआ है कि इसका कोई भी बंदा जाके कंप्लेन कर सकता है, मतलब घर वालों के अलावा पड़ोसी से अगर आपकी नहीं बन रही है वो जाके कंप्लेन कर दे, नॉन बेलेबल है, वो बंदा तो अंदर हो गया, उस बंदे को जिससे कंप्लेन करी है जान के दुश्मनी के कारण कर दी, और उसको वो लायबल नहीं होगा, वो कह देगा मैंने तो अच्छी इंटेंशन से किया था। तो आप कैसे इसको वो करेंगे। तो यानी आपने बहुत वाइड एम्बिट जो है पावर्स दे दी हैं बाहर वालों को भी, तो जिसका मिसयूज हो सकता है। अपॉन सोल टेस्टिमनी ऑफ एग्रीड पर्सन, यानी वुमेन जो भी बोलेगी चाहे वो गलत बोल रही है, मैंने अभी बताया कि आज की डेट में वुमेन इतनी शरीफ वो भी नहीं रही हैं, दे आर कल्प्रिट ऑल्सो। हमने अभी रिसेंटली कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे वुमेन ने हस्बैंड के इतना तंग कर दिया कि हस्बैंड को सुसाइड करनी पड़ गई। अभी रिसेंटली हमारे कितने केसेस आए हैं हमारे सामने। तो वुमेन अब इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल टॉर्चर्ड हो रही हैं, वो टॉर्चर कर भी रही हैं, इसका भी हमने इसमें लिव इन रिलेशनशिप को इंक्लूड किया है। हम मैरिज को बहुत ही सेक्रामेंटल मानते हैं, तो क्या यानी जो हम मैरिज को इतना पायस मानते हैं, तो यानी लिव इन को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि आपने लिव इन वुमेन को भी इसमें अंदर प्रोटेक्शन दे दी गई है। तो ये कुछ इसके इतने फ्लॉज हैं जो लोगों नज़र में आया है, और ये बोला गया है कि ये एक्ट जो है टोटली वन साइडेड है, बिल्कुल बायस्ड है, जिसमें विमेन को सारे राइट्स दे दिए गए हैं और मेन के सारे राइट्स ले लिए गए हैं। तो इसको देखना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही प्रचलित है, एक्ट है, वन साइडेड है, इसका दोनों साइडेड जेंडर बायस्ड है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो इसका देखना चाहिए क्योंकि इसका इतना मिसयूज़ भी हो रहा है। तो ये हालांकि अभी चेंजेस नहीं आए हैं, बट ये आजकल बहुत ही बर्निंग इशू है। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी दूसरा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं डील करने जा रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के बाद। होमोसेक्सुअलिटी भी आजकल बहुत हम सुनने में देख रहे हैं कि जब आप सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स देखें तो हम लोग ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट होमोसेक्सुअलिटी में वन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेम सेक्स, यानी मेन की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसको हम गेज कहते हैं, और विमेन की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसमें हम लेस्बियन कहते हैं। ये जो होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट है ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले से चला आ रहा है। पहले भी पनिशमेंट सी, और कई बार आपका सिर काट दिया जाता था, कई बार आपकी फिंगर्स काट दी जाती थी। तो कितना काफ़ी इसका ये आज का नॉर्म और बून प्रेजेंट डे सोसाइटी का नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और बड़ा मेंशन भी है। आईपीसी जब आया, सेक्शन 377 आया जो होमोसेक्सुअलिटी को डील करता था। हालांकि अभी हमने रिसेंटली कितने केसेस भी देखे हैं जो लाइमलाइट में आए हैं। तो होमोसेक्सुअलिटी पे लोगों के बहुत ही
पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लोग बोलते हैं कि अगर हम होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दें तो हमें ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और यानी फिर अगर ये चीज़ हो गई तो मैरिज को हम नीचे ला रहे हैं, क्योंकि मैरिज में ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होते हैं और ऑपोजिट सेक्स में शादी होती है। पर अगर हम होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करेंगे तो ये ऐसे केसेस हमें बहुत देखने को मिलेंगे। जो अभी चुप-चुपीते हैं वो ओपनली आएंगे, क्योंकि वो क्रिमिनलाइज नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं ये बीमारी है, हालांकि WHO ने कह दिया है कि ये बीमारी नहीं है। रामदेव जी ने भी कहा था कि इट इज़ अ डिजीज़, बट WHO ने बोला कि ये डिजीज़ नहीं है, ये इननेट है, ये अंदर से आता है, ये इसको कोई डेवलप नहीं किया जाता। जैसे नेचुरल फीलिंग्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स आती हैं, तो ये भी अंदर से ही आपका सेम सेक्स की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आप इसको कोई डेवलप नहीं कर रहे हो, ये इननेट ही है ये चीज़। फिर कुछ लोगों ने बोला कि पुलिस ऐसे लोगों को बहुत प्रताड़ित करती है, और अगर डिक्रिमिनलाइज हो गया तो पुलिस की एट्रॉसिटीज़ कम हो जाएंगी। देन कईयों ने बोला कि जो ये गे हैं या लेस्बियंस हैं, ये कई आई मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि डॉक्टर भी इनका इलाज नहीं करते। उन्हें डर होता है कल को उनको भी ना प्रताड़ित किया जाए या वो किया जाए। बहुत इसके बारे में बोला गया है। पुलिस के लिए भी बहुत बोला गया है कि जान के इनको तंग करते हैं, इनसे हफ्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो कई चीज़ें बोला गया है कि डिक्रिमिनलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने बोला कि आपको कैसे लगेगा कि कल को आपका बेटा एक और लड़के को घर पे ले आया शादी करके, या लड़की किसी और लड़की को लेके आए। शादी का मतलब है ऑपोजिट सेक्स, तो ये है। देन कईयों ने कहा कि शादी का मतलब है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो अगर सेम सेक्स में शादी हो गई तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। हालांकि कईयों ने बोला कि आजकल तो एडॉप्शन है, कितने चीज़ें हमारे पास हैं कि बच्चे को मतलब बच्चा हो सकता है, बट इसके दोनों पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी सबसे पहले लाइमलाइट में हम लोगों को याद है कि नास फाउंडेशन का केस आया था 2009 में, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि इट इज़ वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। जजमेंट के बाद बहुत खुशी थी LGBT कम्युनिटी में, बट जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो रिलीजियस उनमें वो थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो सुरेश कुमार कौशल का फिर केस आया, उन्होंने इसको अपील में वो लोग गए, ये केस दोबारा आया एंड फिर उसमें बोला गया जो डीक्रिमिनलाइजेशन था उसको दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसके बाद हमने नवतेज सिंह जौहर का भी, उसके बाद प्राइवेट बिल भी आए, शशि थरूर लेके आए थे और उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल 2 बार इंट्रोड्यूस करना चाहा, बट वो दोनों बार पास नहीं हुआ, उसको वहीं वो कर दिया गया। कईयों ने सपोर्ट भी करा था कि ये इसका आना चाहिए, बिल आना चाहिए या एक्ट बनना चाहिए, पर वो नहीं हो पाया। देन इसके बाद सुरेश कुमार कौशल के बाद नवतेज सिंह जौहर का केस आया, जहाँ पे अगेन इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो यानी मतलब अगर सेम सेक्स के हैं तो क्रिमिनलाइजेशन उसकी बन गया, अगर वो एडल्ट्स में हैं तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो हमने ये देखा कि होमोसेक्सुअलिटी जो है, बट अभी हमने देखा था हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था, ये कहीं पे भी हम होमोसेक्सुअलिटी अगर हम फैमिली लॉ में देखें, हम ये नहीं देखते कहीं पे कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट में इनके बारे में पढ़ा हो, तो यानी मैरिज का, अगर इनके मैरिज वगैरह का पीछे आया था दिल्ली हाईकोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट अलाउड, ये ऐसे अलाउ नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट को भी लेके आया था कि इनको उसके अंदर डील करना चाहिए, बट वो नहीं अलाउ हुआ। तो ये लोग बहुत ज़्यादा पहले प्रताड़ित, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब इनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। कितनी जगह भी हमने रिसेंटली देखा था कि ट्रांसजेंडर्स के लिए, इनके लिए एक केरला में हॉस्टल भी खोला गया है। तो ये चीज़ें देखने में आ रहे हैं, बट अब इनके लिए काफ़ी कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, पहले ये लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे। LGBT को, इनको हम बिल्कुल अम्ब्रेला टर्म ये लेके चलते हैं, LGBTQIA और ये सारा लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे। बट अब प्रोविजंस है, एक्ट आया इनका 2019 का, उसमें कई प्रोविजंस हैं जो कि इनकी फेवर में बहुत हैं, बट फ्लॉज भी हैं। तो ये एक अनदर कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आजकल इसमें ले रहे हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं।
लिव इन रिलेशनशिप मैंने अभी बताया था, कोहैबिटेशन भी कहते हैं इसको, जहाँ पे लड़का और लड़की शादी करे बिना इकट्ठे रहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की तरह। ये चीज़ हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। जैसे हम कभी ये नहीं सोच सकते थे कि विमेन भी मेन को टॉर्चर कर सकती है, हस्बैंड को टॉर्चर कर सकती है, ऐसे ही हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि कोई लड़का और लड़की शादी किए बिना हस्बैंड एंड वाइफ की तरह इकट्ठे रह सकते हैं। हालांकि उनके अपने रीजनिंग है, वो कहते हैं कि हमें शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे प्यार को कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं पहले, नहीं तो ऐसे होता है कि शादी में इतना खर्चा हो जाता है, इतना ज़्यादा पंप एंड शो से होती हैं और बाद में डिवोर्स हो रहे होते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि हम कंपैटिबल हैं कि नहीं हैं, ताकि अगर कंपैटिबल नहीं हो तो अलग हो जाएं, क्योंकि कोई लीगल हैसल्स नहीं है। अगर नॉर्मल शादी हुई हो तो उसके कई फॉर्मेलिटी, डिवोर्स जब तक आपका नहीं होगा आप दूसरी जगह शादी नहीं कर सकते हैं। मैंने हिंदू मैरिज एक्ट में ये पहले बता चुकी हूँ। मोनोगैमी है हमारा जो रूल है हिंदूज का, जो है वो मैंने आपको सेक्शन 11 में बताया था मोनोगैमी के बारे में और ये सब। तो ये चीज़ें इनके है कि इन्होंने कई का बताया कि हमारे प्यार को कोई हमें कंपैटिबिलिटी टेस्ट करनी है, हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई पंप एंड शो से शादी की ज़रूरत नहीं है। कई जगह ऐसे होता है कि एज बढ़ रही है तो कई बार आप दूसरी वजह से शादी नहीं कर पाते, तो आप साथ इकट्ठे रहना चाहते हो। देन कई बार आपका रिलीजन अलाउ नहीं करता, रिजिड है फैमिली, नहीं करता, तो आप शहर में आके इकट्ठे रहने लग जाते हो वो करके। कई बार शहर का इतना, गांव से आते हैं या वहाँ से आते हैं तो बाहर से आते हैं, बड़े बड़े शहर में आते हैं, उनको एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाते तो इकट्ठे रहने लग जाते हैं, सो दैट शेयरिंग हो जाए एक्सपेंसेस की। लोग सोचते हैं कि हम लिव इन में रहते हैं तो हमारा मतलब लीगल हैसल कोई नहीं रहेगा, कल को हम कभी भी अलग हो सकते हैं, तो डिवोर्स का कोई चक्कर नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना वो नहीं है। कई बार वो सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको घर संभालना आता है कि कैसे संभालना है, क्या क्या इसके प्लस एंड नेगेटिव्स हो सकते हैं शादी के, उससे पहले हम देखना चाहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लिव इन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो एंड अभी हम देख रहे हैं बहुत वोग में है, बहुत इन है, कई बड़े बड़े शहरों में बिना शादी के कपल्स रह रहे हैं। जहाँ तक लीगल प्रोविजन का सवाल है, एज सच कोई एक्ट नहीं है इसके ऊपर, कुछ नहीं है, बस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है मेंटेनेंस का या जो भी है इसको वुमेन को दिया है, बट अदरवाइज अगर इससे बच्चे होते हैं लेजिटिमेट करार किए गए हैं, ये दिया गया है। अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, वहाँ पे लिव इन को लेके एक था जो कि काफ़ी कंटेंशियस हुआ था कि अगर लिव इन में रहना चाहते हो तो पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इसका काफ़ी हू एंड क्राई भी हुआ था। तो लिव इन कपल आजकल, लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वोग में है। कोई हमारे पास एक्ट नहीं है, क्योंकि एक्ट नहीं है तो काफ़ी बिविल्डरमेंट है, कन्फ्यूजन भी है, बट बहुत ज़्यादा इन्हें पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि बिना शादी किए कोई भी कपल ऐसे रह सकता है, बट अब ऐसा काफ़ी हमें देखने को आ रहा है बिना शादी के। बट इनके अपने प्लस यानी कि हमें मैरिज का, हम लोग अगर हम लिव इन वर्सेस मैरिज करते हैं तो हमें तो हमें ये सिखाया जाता है कि मैरिज से कई राइट एंड ऑब्लिगेशंस आते हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, चिल्ड्रन जो है लेजिटिमेट होते हैं। हालांकि लिव इन में भी जो बच्चे पैदा हुए हैं, कोर्ट ने बोला हुआ है कि वो लेजिटिमेट बच्चे हैं, बच्चों का लेजिटिमेट स्टेटस का, लेजिटिमेसी का करार किया गया है। बट मैरिज से हम लोग पढ़ते थे म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, लेजिटिमेसी चिल्ड्रन को होता है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये होता है। बट जो लिव इन में लेजिटिमेसी तो है बच्चों की, बट ऐसे म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ये सब चीज़ें, कभी भी आप किसी को भी छोड़ के जा सकते हैं और दूसरे के पास इतनी कोई लीगल पावर नहीं है कि वो उसको वापस कर सके, क्योंकि लिव इन एज सच लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। हालांकि कोर्ट के कई अब डिसीजंस आ गए हैं क्योंकि सोसाइटी बदल रही है, अब हम इतना ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव नहीं रहे, हम मैरिज को पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारी हिंदू सोसाइटी अभी भी देती है। मैं मानूंगी कि मानती हूँ कि सेक्रामेंटल है, सेक्रेड है, कॉन्सिक्रेटेड है, हम लोग बोलते हैं संस्कार है मैरिज, एक वो हम लोग बोलते हैं। तो बट ये है कि अब लिव इन रिलेशनशिप भी इन है, और क्योंकि ये इन है तो कोर्ट ने डिसीजंस अकॉर्डिंगली देने लग गए हैं।
बट जहाँ तक लेजिस्लेचर एक्ट का सवाल है, इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं आया है। जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो उनको थोड़ी रेमेडीज जो अवेलेबल हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लिव इन वुमेन को भी इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। लिव इन वुमेन का भी है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंशन है। इन द नेचर ऑफ मैरिज हम लोग वहाँ पे दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो इन द नेचर ऑफ मैरिज हम लिव इन रिलेशनशिप को ही कहते हैं। एंड लिव इन रिलेशनशिप में कई जगह कोर्ट ने जब एक्सप्लेन किया है तो ये बोला है कि ये वॉक इन एंड वॉक आउट रिलेशनशिप नहीं है, एक दिन या एक नाइट आउट का स्टैंड नहीं है। इट हैज़ टू बी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है, मतलब अब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है ये नहीं बताया गया, बट ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से अगर आप रह रहे हैं, कितने टाइम से ये कहीं नहीं बताया गया, बट काफ़ी टाइम से नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप रह रहे हैं तो आप प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज वो माना जाएगा एंड आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लिव इन रिलेशनशिप के अलावा देखें, सरोगेसी एक बहुत कॉन्सेप्ट है जो हम काफ़ी सुन रहे हैं और काफ़ी उसमें आ रहा है, और इसका काफ़ी बोला जाता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि पीपल जो हैं अनएबल टू मतलब बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे। काफ़ी रीज़न है और बच्चे के डिज़ायर हर एक को होते हैं, पर कई कुछ वजह से आजकल नहीं कर पा रहे। तो सरोगेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सरोगेट मदर इज़ देयर, यानी अ वुमेन इज़ देयर हु इज़ गोइंग टू बेयर योर चाइल्ड, एंड जब बच्चा पैदा हो जाएगा शी इज़ गोइंग टू कीप इट इन हर वूम, रेंटिंग वूम भी कहते हैं, वो हो जाएगा तो उसको पैसे दिए जाते थे पहले। कमर्शियल सरोगेसी हालांकि अब बैन हो गई है, क्योंकि सरोगेसी हम दो तरह के मानते थे, अल्ट्रुइस्टिक एंड कमर्शियल। अल्ट्रुइस्टिक इज जहाँ पे पेमेंट नहीं करी जाती और कमर्शियल इज जहाँ पे पेमेंट करी जाती है। जहाँ तक सरोगेसी का सवाल है, मैंने अभी बताया रेंटिंग का वूम है ये, तो जिनके बच्चे नहीं हो रहे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, ज़्यादा एज है, या आप जेनेटिकली आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहते कि वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो आपके बच्चे के अंदर आएँ, तो आप चाहते हैं कि बच्चा आपका बिल्कुल हेल एंड हार्टी बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो, तो आप सरोगेसी करा सकते हैं। कई बार विमेन बहुत पुशी होती है, बहुत एम्बिशियस होती है, तो उसको अपने करियर का ज़्यादा होता है, तो वो नहीं टाइम से बच्चा पैदा करती है और फिर लेट हो जाता है। तो बच्चे की डिज़ायर तो सबको होती है। कई बार आप एडॉप्शन नहीं, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि एडॉप्शन का रास्ता तो है, बट कई बार लोग अपना बच्चा चाहते हैं, तो एडॉप्शन में आपका आपके जेनेटिक्स नहीं इन्वॉल्व होते, उसमें जीन्स नहीं होती, तो आप चाहते हो कि सरोगेसी आपको एक रास्ता दिखता है। कई जगह तो लोग इसलिए सरोगेसी की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत भोग में है। अल्ट्रोस्टिक के लिए कोई कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। कमर्शियल को लेके, हालांकि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो हम 2021 का आजकल देख रहे हैं उसमें कमर्शियल सरोगेसी बैन है। बैन का रीज़न है कि क्यों बैन किया गया है। रीज़न ये है कि इसमें माना जाता है कि जब कोई सरोगेट बच्चा पैदा करने के लिए पैसे लेती है तो यानी उसकी एक्सप्लॉयटेशन है। कितने ऐसे केसेस हैं, गुजरात में आनंद एक जगह है जहाँ पे हब माना गया है यहाँ पे, तो ये कितना ऐसे केसेस जहाँ पे बहुत ही पुअर वुमेन पैसे के लिए, क्योंकि उसके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो पुअर वुमेन आके जान के मतलब वो बच्चा मतलब पैदा करती है, तो इतने हार्मोनल इंजेक्शंस, इतने पंप इन और इतनी मेडिसिन वगैरह लेती हैं, बट वो उसकी मजबूरी है। तो एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया है। कमर्शियल सरोगेसी में माना जाता है कि विमेन जो हैं, ज़्यादातर गरीब विमेन होती हैं, वो इसलिए आती हैं, उनको पैसा चाहिए, घर चलाना है उन्होंने अपना, तो ये 9 महीने के लिए बच्चे को अपने वूम में रखती हैं, और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो ये कमिशनिंग पेरेंट्स को, इंटेंडिंग पेरेंट्स को वो बच्चा दे देती हैं और पैसे ले लेती हैं, खूब सारे पैसे ले लेती हैं, जो भी उनका बीच में डिसाइड हुआ होगा आपस में। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन है। इससे काफ़ी नेगेटिव मतलब बोला गया है कि आजकल की सरोगेसी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा वुमेन तो एक्सप्लॉयट हो रही है, बच्चे को भी कमोडिटाइजेशन, मतलब कभी भी बच्चा पैदा करना एक बहुत ही पायस चीज़ शादी के बाद माना जाता था, बट यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है और उसको आप दूसरे को दे रहे हो, तो ऐसे लग रहा है आप कोई चीज़ खरीद रहे हो।
देखे वो प्रोडक्ट है, उसको दे रहे हो और उसकी वजह से पैसा ले रहे हो। मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप हमेशा ये होता था कि जब बच्चा पैदा होता है तो मदर और विमेन में, मदर और बच्चे में एक खास तरह का रिश्ता पैदा होता है और इतना क्लोज रिलेशनशिप और बॉन्डिंग रिलेशनशिप होता है कि वो जो मदर है वो बच्चे की एरोमा से ही उसको पता चल जाता है कि उसका बच्चा है। तो इतना प्योर और पायस रिलेशनशिप है। तो अब ये लगता है कि सरोगेट मदर जो है ये बच्चे को सिर्फ पैसे लेने के लिए बच्चे को दे रही है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। आजकल डिज़ाइनर बेबीज़ का बहुत वो है, यानी आप बताते हो कि बच्चे की आंखें ऐसी हों, बच्चे का नाक ऐसा हो, बच्चे के होंठ ऐसे हों, तो ये चीज़ें मतलब लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरोगेसी ये भी है। देन जेंडर का कि लड़का ही चाहिए हमें, तो ऐसे तो ये कई चीज़ें हैं। जुरिस्डिक्शन का बहुत इसमें इशू आता है। फॉर एग्जांपल जापानीज़ कपल था, वहाँ पे उन्होंने सरोगेसी के थ्रू बच्चे को कहा और बच्चे के पैदा होने से पहले ये जापानीज़ कपल का डिवोर्स हो गया। अब क्वेश्चन था उस बच्चे को, जब वो पैदा हो गया उसको जापान ले जाने का था, या बेबी यमादा का केस, यमादा केस है ये। तो जुरिस्डिक्शन का है, काफ़ी लड़ने के बाद बच्चे को उसकी ग्रैंड मदर को दिया गया। तो ये मतलब काफ़ी इसमें इश्यूज आते हैं, एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, जुरिस्डिक्शन इश्यूज आ जाते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन का तो सबसे बड़ा इशू है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी गई है। अब जो हमारा एक्ट भी है 2021 का, वो ये बोलता है कि अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है। उसमें कई चीज़ें, कई प्रोविजंस दी गई हैं। बताया गया है कि ये जो एक्ट है ये उसमें मदर की, फादर की क्या क्या एज हो रही है, कि कब आप सरोगेसी करवा सकते हो, कौन सी वुमेन मतलब क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, वो उसकी अपनी शादी हुई होनी चाहिए, और ये जो कपल है जिसको बच्चा चाहिए, इनका बच्चा नहीं हो पा रहा, प्रूवन इनफर्टिलिटी है, तब ये बच्चा ये करवा सकते हैं। गेज के लिए, लेस्बियंस के लिए, सिंगल पेरेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, फॉरेनर्स के लिए अलाउड नहीं है। कई प्रोविजंस दी गई हैं, आपको सर्टिफिकेट लेना है और विमेन को पैसा नहीं लेना। कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से बैन कर दिया। तो कितने अब इसके अच्छे प्रोविजंस हैं जो कि एक्ट में देखने को मिल रहे हैं। सरोगेसी बहुत इन है, काफ़ी इसमें हो रहा है, एंड ये एक ऐसे, हालांकि थोड़ा सा कंटेंशियस रहा है कमर्शियल सरोगेसी को लेके, बट कमर्शियल क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन बहुत बड़ा इशू था जो कि इस एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने बोला कि सिर्फ अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है, कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है, बैन है। जो रीजंस मैंने अभी बताए हैं वो उस वजह से बैन है। इसके अलावा आजकल हम एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो कि ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट है। ओपन मैरिज मतलब ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। इसमें एक आपका प्राइमरी रिलेशनशिप होता है, यानी वो मैरिड कपल होता है, और सेकेंडरी रिलेशनशिप होता है। सेकेंडरी ये होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को पता है कि आपका बाहर अफेयर चल रहा है। तो यानी एक तो रिलेशनशिप है ही है प्राइमरी, जो आप मैरिड कपल हो, साथ में सेकेंडरी रिलेशन भी चल रहे होते हैं, और जो कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को पता है कि ये चल रहे हैं। तो उनको पता होता है, कंसेंट ही होती है एक तरह से। इसके भी बहुत प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इसके बेनिफिट ये होता है कि आपके जब आपका ऐसे चलता है तो आपकी जो मोनोटनस लाइफ कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है। वो ये कहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एडवेंचर है। कई बार हम लोग होते हैं कि एक ही बंदे के साथ बंदा बोर हो जाता है तो आप बाहर जाते हो, तो ये आपके पार्टनर को पता है ये चीज़, तो ये ठीक है, ताकि आपका रिलेशनशिप मोनोटनस ना हो, एडवेंचरस रहे। तो इसमें ये बोला गया है कि बट इसके नेगेटिव्स भी हैं। ये बोला गया है कि कई बार जेलसी हो जाती है। जेलसी कि मतलब कि अगर आप जा रहे हो किसी और के साथ, हो सकता है आपका स्पाउस ये चीज़ ना देख सके। देन आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली पैसे भी खर्च हो गए, इसका एक्सपेंसिव भी है, तो ये एक्सपेंसिव माना जाता है ये। देन टाइम कंज्यूमिंग, यानी सिर्फ आप अपने पार्टनर को ही टाइम नहीं दे रहे हो, अपने स्पाउस को ही टाइम नहीं दे रहे, आप किसी और बंदे को भी टाइम दे रहे हो। कई बार वो दूसरा बंदा ओवर पोजेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से और
कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं रिलेशनशिप में। तो ये और कई बार ऐसे होता है कि एडवेंचर जो आप चाहते हो वो आपका एडवेंचर नहीं हो के आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैजिक वो हो जाता है। एंड कई बार मर्डर भी हो सकता है, कई बार जेलसी ज़्यादा हो सकती है, कई बार ओवर पोजेसिवनेस हो सकती है, कई बार इसमें आपको जेब से तो खर्चा आपका होगा ही होगा, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, आपको कई जगह पे खर्चना पड़ता है पैसे, आपको टाइम आपका होता है। तो ये चीज़ें हैं जो इसके प्लस एंड नेगेटिव्स हैं। बट वेरी मच इन है ओपन मैरिज आजकल। एंड हम लोग कितना देख रहे हैं कि कपल्स में उनको पता भी होता है कि है, बट क्योंकि लोग लोग बोलते हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो यानी एक के साथ ही नहीं और होना चाहिए ताकि वैरायटी रहे और एडवेंचर सब बना रहे। तो ये बहुत चीज़ इन है आजकल। हालांकि इसके नेगेटिव्स भी हैं जो कि उसके रिपरकशंस बहुत गलत भी हो सकते हैं अगर नेगेटिव्स को हम देखा जाए तो। बट बोला हमेशा यही माना जाता है कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो ये बहुत इन है और आजकल बहुत प्रचलित है। तो ये भी एक नई चीज़ आ रही है। ग्रे डाइवोर्स बहुत आजकल हम सुन रहे हैं, मतलब इतने सालों के बाद 50 के बाद जब आप बुढ़े हो रहे हैं क्या, तब जाके आप इतना टाइम निकाल गए शादी का और उसके बाद आप डिवोर्स ले रहे हैं। तो ये आजकल बहुत चीज़ सुनने को मिल रही है। पहले हम लोग कभी भी नहीं सुनते थे कि इतने टाइम रहने के बाद बुढ़ापे में जाके बंदे डिवोर्स ले रहे हैं। बट आजकल ग्रे डाइवोर्स बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इतने सालों के 20-20 साल की शादियाँ, 30-30 साल की शादियाँ लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल न्यू है फैमिली लॉ के अंदर और बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। मतलब मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया, मैंने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया, मैंने होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया, मैंने ओपन मैरिज के बारे में बताया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलित हो रही हैं और हम लोग इसको फैमिली लॉ में ही पढ़ते हैं। जो हमारा सिर्फ फैमिली लॉ, हम आजकल सिर्फ बेसिकली जो हिंदू लॉ में एक्ट्स हैं, जो मेजर एक्ट्स हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सिर्फ यही नहीं पढ़ते। आजकल कई यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस आ गए हैं जहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड्स हम लोग देखते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इन पे केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें देखने, सुनने, पढ़ने को मिल रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया है। धन्यवाद।